नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है और उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मित्रों, आज आप ही लोगों की डिमांड पे, आप ही लोगों के कहे अनुसार, आप ही लोगों की मांग पे, आप ही लोगों में से कई मित्र ऐसी मांग कर रहे थे कि सर एएलपी के लिए कुछ आप लेके आएँ, कुछ बतावें, कुछ हम लोगों को पढ़ावें। तो काफ़ी दिनों से ये डिमांड आ रही थी आप ही लोगों के बीच से। जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा था इलाहाबाद में, उन्हीं लोगों में से कुछ बच्चे कॉल करके ये कह रहे थे कि सर हमारे लिए एएलपी के लिए कुछ बैच ले आइए, कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराइए। तो कई दिनों के जहद्दोजहद के बाद आज मैं आप लोगों के समक्ष एएलपी का एक खाका होता है कि उसका पैटर्न क्या है, उस किस पैटर्न पर हमें चल करके उन चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है, उन तक हमें पहुंचना है, उसी पैटर्न पे आज मैं चर्चा करने के लिए मेरी आज ये फर्स्ट क्लास होगी आपकी। ये इस क्लास में मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बल्कि केवल ये बताने वाला हूँ कि आज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और पहले सिलेबस को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न सिलेबस को समझते हुए किस तरीके से हम आगे अपने पथ को, रास्ते को, अपनी मंजिल को, अपने गोल को अचीव कर पाएँ। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी गोल को, किसी भी मंजिल को, किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए सबसे पहले हमें उसके रास्ते की जानकारी होनी चाहिए, तब वो मंजिल, वो गोल, वो उद्देश्य हमें मेहनत के आधार पे, मेहनत के बल पे, स्ट्रगल के आधार पे हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है, जल्दी मिल जाती हैं चीज़ें। रास्ते का पता ना हो, उद्देश्य पता हो लेकिन भटकाव हो, तो हमें चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल पे नहीं हो सकता है। वो एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में हमें चीज़ें मिलें। तो इसलिए हमें रास्ता पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारी मंजिल क्या है। हमारा गोल, हमारी मंजिल ये है कि हम एएलपी तक पहुँचे, असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे में जॉब होती है, एएलपी और टेक्नीशियन। आप ये समझ पा रहे होंगे कि एएलपी क्या होता है, टेक्नीशियन क्या होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि एक मोटी मोटी बात करूं तो एक शब्द होता है आम बोलचाल की लैंग्वेज में, ड्राइवर। तो जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटर कार चलाते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर या और हैवी वाहन जैसे कि बस, ट्रक वगैरह वगैरह, चाहे वो छोटी गाड़ियां हों, चाहे हैवी गाड़ियां हों, उन गाड़ियों को संचालित करने वाला व्यक्ति या चलाने वाला व्यक्ति ड्राइवर कहलाता है। ठीक इसी तरीके से सेम दैट, अगर कोई व्यक्ति किसी वायुयान को संचालित करता है, किसी वायुयान को चलाता है, वायुयान का सेंस है दैट मीन्स हवाई जहाज़ से। कोई व्यक्ति एरोप्लेन चला रहा है, हेलीकॉप्टर चला रहा है, या ऐसे किसी भी यंत्र को चला रहा है, संचालित कर रहा है जो वायु के सहारे आकाश में या पृथ्वी से ऊपर हवा में विचरण करता है। जैसे आपका हवाई जहाज़ हो गया, दैट मीन्स एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, या जितने भी जेट विमान होते हैं जो वायु में आवागमन करते हैं, तो उन यंत्रों को चलाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? पायलट कहलाते हैं।
ठीक है। तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जैसे जो हमारे संसाधन होते हैं यातायात के, इन सब यंत्रों को, इन सब वायुयानों को चलाने वाले व्यक्ति को हम पायलट कहते हैं। जबकि ज़मीन पर चलने वाले एक भारी भरकम वाहन जिसे हम ट्रेन या रेलगाड़ी कहते हैं, तो जिस प्रकार से 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या वायुयान को संचालित करने के लिए कोई व्यक्ति होता है, तो इस प्रकार से रेलगाड़ी या ट्रेन को भी चलाने के लिए कोई व्यक्ति होता है। आप इस जो समझ ही रहे हैं, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं, जो ट्रेन चलाता है, रेलगाड़ी को संचालित करता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं लोको पायलट। लोको पायलट की नियुक्ति पहले इस पद से होती है, ALP, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। ALP का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट होने के पश्चात कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ सालों के बाद आपका प्रमोशन होगा, तो आप बनते हैं सीनियर लोको पायलट। और फिर आपका प्रमोशन होने के बाद तदुपरांत आप लोको पायलट बनते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ALP जैसी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। और जो टेक्नीशियन होता है वो आपके साथ होता है, जो एक ड्राइवर होता है, अर्थात जो एक लोको पायलट होता है ट्रेन में, उसके साथ एक टेक्नीशियन भी दिया जाता है। तकनीकी खराबियों के लिए, तकनीकी फॉल्ट्स को सही करने के लिए वो एक टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। दोनों एक ही रैंक के कर्मचारी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे के। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं परीक्षा का चरण इसमें कि ALP और टेक्नीशियन जैसे पद को हमें प्राप्त करने के लिए हमें परीक्षा के किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा, या फिर परीक्षा के कितने चरणों से हमें गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमें ALP या टेक्नीशियन जैसी पद हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा का चरण, यानी स्टेज ऑफ एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स के कितने चरण होंगे, ALP या टेक्नीशियन बनने के लिए हमें कितने चरण, एग्ज़ाम के कितने फेज़, एग्ज़ाम के कितने चरण हमें पास करने पड़ेंगे। तो दिया इसमें 3 चरण है। ठीक है, CBT 1, CBT 2 और साइको, CBT 1, CBT 2 और साइको। ठीक है, तो CBT 1, CBT 2 और साइको किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताता हूँ मैं। CBT 1, CBT 2 और साइको उन बच्चों के लिए होगा, वह उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो केवल और केवल ALP के लिए अप्लाई करेंगे या ALP के लिए एलिजिबल होंगे। यानी जो बच्चे ALP चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, उनको परीक्षा के 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सा, CBT 1, CBT 2 और साइको। इतना क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है कि टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए, टेक्नीशियन के उम्मीदवार के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ेगा परीक्षा के। तो CBT 1 से भी, CBT 2 से भी और साइको से नहीं। मतलब ये है कि दैट मीन्स जो बच्चा अगर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करता है, जो बच्चा टेक्नीशियन का उम्मीदवार है, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करता है रेलवे में, तो उस बच्चे को केवल और केवल 2 ही चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। परीक्षा के 2 ही चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, CBT 1 एंड CBT 2। उस बच्चे को साइको नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को भली बात समझ पा रहे होंगे कि जो बच्चा ALP देगा उसको CBT 1, CBT 2 और साइको तीनों चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, जबकि टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थी को CBT 1 और CBT 2 ही केवल चरणों से होकर गुजरने के बाद वह आसानी से टेक्नीशियन जैसे पद को प्राप्त कर सकता है। उसको साइको देने की आवश्यकता नहीं होती है। साइको उसके इस फेज़ में, उसके मंजिल में साइको जैसी चीज़ नहीं आती है। ठीक है, अब बात आती है कि ALP और टेक्नीशियन के लिए कौन एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। जिन बच्चों के पास 10+2 अर्थात वो बच्चा 10वीं पास हो और इंटरमीडिएट भी पास हो, उसके बाद वो ITI भी किया हो सकता है कि आप 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट ना पास हो, ना किए हों, लेकिन आप 10वीं के बाद अगर आप ITI किए हुए हैं, 10वीं के बाद अगर आपने ITI भी किया हुआ है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने 10वीं के बाद ही किया हो सकता है
और आपका इंटर हो, बीए है, बीएससी हो या ग्रेजुएशन हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप ये सोचें कि नहीं हम एएलपी के लिए नहीं डाल सकते हैं, 10वीं के बाद ही होना चाहिए। नहीं, 10वीं के बाद आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो उससे दिक्कत नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एएलपी के लिए बता रहा हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम 10वीं और प्लस आईटीआई होनी चाहिए। 10वीं प्लस आईटीआई। वो बच्चे जिनके पास 10वीं प्लस आईटीआई की डिग्री है वो लोग एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। प्लस टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल हैं वो जो बच्चे 10वीं के बाद, इंटर के बाद या किसी भी डिग्री के बाद उन्होंने आईटीआई कर रखी है, तो बच्चे टेक्नीशियन और एएलपी दोनों पद के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन टेक्नीशियन वो बच्चे होंगे जो 10+2 किए होंगे, उनके पास आईटीआई नहीं हो। अगर है तो वो दोनों के लिए है, अगर जिनके पास आईटीआई है वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, एएलपी टेक्नीशियन के लिए नहीं है, आईटीआई नहीं है, केवल आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट है, तो आप केवल टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद है कि इतना आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नीशियन के लिए क्या जरूरी है? 10+2। अच्छा, 10+2 होने के साथ क्या जरूरी है? आपका जो 10+2 है यानी इंटरमीडिएट है वो आपका पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। टेक्नीशियन के लिए बच्चा पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इंटरमीडिएट में अगर यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और साइंस बैकग्राउंड में आप फिजिक्स हो आपके पास, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके थे इंटरमीडिएट में, तब आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। एक पक्ष पे और बात करना चाहूँगा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, या मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, या मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं क्या एएलपी के लिए या टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? तो चाहे वो एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, साइंस बैकग्राउंड का ही बच्चा एलिजिबल होगा। अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि मैंने 10+2 कर रखा है और मेरा आर्ट साइड से है, मैंने आर्ट स्ट्रीम से किया है 10+2, तो मैं टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हूँ क्या सर? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आर्ट स्ट्रीम में जो है, कला संकाय में जो है, पीसीएम जैसा सब्जेक्ट तो होता नहीं है। ये सब्जेक्ट्स विज्ञान वर्ग के हैं, साइंस वर्ग के हैं। तो टेक्नीशियन के लिए पीसीएम अर्थात 10+2 होना जरूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। वो बच्चे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद है इतना आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें क्लियर हुई। एएलपी टेक्नीशियन दोनों पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, कौन बच्चा योग्य होगा? जो 10+2 के बाद आईटीआई भी कर रखा होगा जिस बच्चे ने, वो बच्चा एएलपी के लिए भी अप्लाई कर सकता है और टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन टेक्नीशियन के लिए जो बच्चा केवल 10+2 किया है, अब आईटीआई नहीं है उसके पास, यानी आईटीआई की डिग्री उसके पास नहीं, केवल उसने इंटर पास है, वो भी इंटर साइंस से किया है, साइंस बैकग्राउंड से, उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट था, तो वो बच्चा आईटीआई किया हो चाहे ना किया हो, उसके पास टेक्नीशियन जैसा पद उसको मिल सकता है, उसके लिए वो योग्य है, एलिजिबल है। ठीक है, अब आइए समझ पा रहे हैं हम लोग कि परीक्षा के कितने चरण से गुजरना होगा। तो 3 चरणों से, तीनों चरणों से किसको उसको गुजरना पड़ेगा? तो एएलपी के लिए। ठीक, अगर ये आपको एएलपी बनना, आपका सपना है कि एएलपी मुझे बनना है, तो आपके लिए परीक्षा के 3 चरण होंगे, CBT 1, CBT 2 और साइको। ठीक है, CBT 1, CBT 2 और साइको। जो बच्चा केवल टेक्नीशियन बनना चाहता है, केवल टेक्नीशियन के लिए उम्मीदवारी अपनी दावेदारी ठोकेगा, वो केवल परीक्षा के 2 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा उसको, CBT 1 और CBT 2, साइको को नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? आइए परीक्षा की हर एक चरणों पे, एक एक पहलू पे चर्चा कर लेते हैं। तो CBT 1 में क्या क्या चीज़ें हैं? CBT 1 में हमारे कुल मैं केवल यहाँ एक मोटा मोटा एक पैटर्न लेके आया हूँ कि एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा होगा, उसका क्वेश्चन कितने होंगे, टाइमिंग क्या होगी। ठीक, ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ। बाकी हम लोग
स्टार्ट करेंगे तो दूसरे दिन से सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो CBT 1 में हम देखेंगे जो आपका CBT 1 का एग्ज़ाम होगा, CBT 1 का एग्ज़ाम होगा तो उसमें होंगे 75 क्वेश्चन। कुल कितने प्रश्न होंगे? तो 75 प्रश्न होंगे। आप देख पा रहे हैं तो CBT 1 का हमारा जितना भी क्वेश्चन होगा वो टोटल क्वेश्चन हमारे कितने होंगे? तो 75 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइमिंग क्या होगी? तो 60 मिनट्स के, अर्थात 60 मिनट, दैट मीन्स 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। कुल टाइमिंग आपकी कितनी होगी? 60 मिनट अर्थात 1 घंटा, यानी 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, 1 घंटा। 1 घंटा 75 क्वेश्चन का CBT 1 में आपके कुल प्रश्नों की संख्या होगी 75। समय कितना दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए? 1 घंटा, ठीक है। और ये सारे एग्जाम आप देख रहे हैं CBT 1 CBT 2 मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सारे आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, ठीक। तो जब भी आपका एग्जाम होगा CBT 1 का तो उसमें कुल कितने प्रश्न होंगे? 75 प्रश्न होंगे। कुल समय आपको 60 मिनट का दिया जाएगा, अर्थात 1 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3 की, निगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी इसकी 1/3 की। जैसे कुछ बच्चे निगेटिव मार्किंग का सेंस नहीं समझ पाते हैं कि निगेटिव मार्किंग तो जानते हैं, सुना हुआ होता है उनका, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि निगेटिव मार्किंग अगर 1/3 की है, 1/2 की है, तो उसका मतलब होता क्या है। जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि आपने 1 2 3 क्वेश्चन आपने किए, 3 क्वेश्चन आपने किए और तीनों क्वेश्चन आपके सही हैं, तीनों क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन मान चलते हैं अगर 1 नंबर का है तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल गए। 3 क्वेश्चन आपके सही हुए तो 3 नंबर आपके मिले, जितने क्वेश्चन आपके सही वो 3 नंबर आपको मिलेगा अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो। लेकिन अगर चौथा क्वेश्चन आपका गलत हो गया, चौथा क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 1/3 का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन जो आपके सही वो तो 3 नंबर आपको मिले ही मिले हैं, वो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। आइए निगेटिव मार्किंग हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, टाइम काफ़ी हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग हम लोग चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटा ये समझना है कि हमारा जो निगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक अंकन है, 1/3 का होगा। वो क्या होगा? 1/3 का होगा। सबसे बड़ी बात होती है कि यह पेपर आपका ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, केवल उत्तीर्ण करना है इस पेपर को। इस पेपर को केवल CBT 1 पेपर को आपको केवल उत्तीर्ण करना है, केवल क्वालिफाई करना है। अगर क्वालिफाई करना है तो अपनी कैटेगरी में भी क्वालिफाई करना, कोई जरूरी नहीं कि आप केवल अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करें। आप अगर SC ST हैं तो जनरल में क्वालिफाई करें और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई बहादुरी दिखाने की वाहवाही वाली बात नहीं होती, केवल आपको क्वालिफाई करना है अपनी कैटेगरी में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर क्वालिफाई आई तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि CBT 1 आपको केवल क्वालिफाई करना है, यहाँ से मेरिट नहीं बनती। आप ध्यान दीजिएगा, इस पेपर की मेरिट नहीं बनती है। CBT 1 में आप ध्यान दीजिए, CBT 1 पेपर जब आप देने जाएंगे तो इसमें चाहे जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस कर ले, इसकी मेरिट कभी नहीं बनेगी। आप मान चलिए कि कुल प्रश्न 75 है और 75 ही नंबर का ये टोटल मान लीजिएगा क्वेश्चन होगा, टोटल पेपर होगा। 75 में अगर 75 क्वेश्चन पूरा एकदम एक्यूरेसी के साथ सही करके आते हैं, अगर आपको 75 में 75 नंबर मिल भी जाते हैं तब भी इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा कि आपको आगे चलकर इसका बेनिफिट मिल जाएगा अगले चरण में, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल आपको CBT 1 में केवल क्वालिफाइंग, केवल पास कर लेना है इस पेपर को, और तब आप नेक्स्ट स्टेज में आ जाइएगा, अगले चरण तक आ जाइएगा। तो इसमें अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो है क्या, और परसेंटेज क्या है, केवल उत्तीर्ण करना, इस पेपर को केवल उत्तीर्ण करना ही नहीं। 75 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में, 1 घंटे में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है पेपर को, केवल आपको उत्तीर्ण कर लेना, पास कर लेना। बहुत बहादुरी या वाहवाही जीतने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है आपको इसमें। तो केवल उत्तीर्णांक अगर बात करें तो ये भी कहा जा सकता है कि सर मैं, कोई बच्चे एक सर, तो सर मैं यू आर अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, बैकवर्ड कैटेगरी से हूँ, OBC हूँ, SC से हूँ, तो SC से हूँ, तो सर
मैं अपनी अपनी कैटेगरी से, हर कोई भी बच्चा अपनी कैटेगरी में अगर आ रहा है तो अपनी कैटेगरी में कितना मार्क्स या कितने परसेंटेज वो लाने की एक क्राइटेरिया रखे जिससे वो पेपर को क्वालिफाई कर। अगर ये पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स का, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो कितने मार्क्स वो मैं अचीव करूँ या लाऊं पेपर CBT 1 में कि मैं इस चरण को पार कर सकूँ और CBT 2 में आ सकूँ। तो अगर मैं UR की बात करूँ अर्थात जनरल की बात करूँ, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बात करूँ, तो 75 मार्क्स में से उसको 40% मार्क्स ले आना पड़ेगा। अगर 40% मार्क्स की बात करूँ तो केवल और केवल 30 नंबर ले आकर अगले चरण में वो प्रस्थान कर सकता है। देख रहे हैं कितनी अच्छी बात है LP के लिए। ठीक है, CBT 1 का एग्जाम होगा, CBT 1 के एग्जाम में केवल जो CBT 1 का एग्जाम हो केवल आपको पास करना है। और पास करने में क्या करना है, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा आपको 75 में मेरिट लानी है तो 60 नंबर, 75 नंबर, 65 नंबर, 60 नंबर, 55, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको पास कर लेना है, उत्तीर्ण कर लेना है। कैसे, अपनी कैटेगरी, अगर कैटेगरी की वाइज बात करें तो अनरिजर्व या जनरल के लिए आपको कितने परसेंट लाना है, 40%। अगर हम 75 मार्क्स का 40% सॉर्ट आउट करेंगे तो 30 नंबर बनेगा। अगर मैं नंबर की बात करूं, जनरल वाले बच्चे, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी अगर बात करूं तो 75 में से आपको 30 मार्क्स ले आने, केवल और केवल 30 मार्क्स अगर आप ले आ लेते हैं तो आप अगले चरण के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं, अगले चरण के लिए, CBT 2 के लिए। ठीक वहीं OBC की अगर बात की जाए, OBC कैटेगरी के लिए बात की जाए तो OBC के लिए 30% मार्क्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर OBC के मार्क्स की बात करें, परसेंटेज 30 और मार्क्स की बात करें तो 22.5 मार्क्स की बात होती है। केवल और केवल 22.5 मार्क अर्थात 22.5 नंबर उसको ले आकर, वो बच्चा ले आकर के, कोई भी अगर OBC वाला बच्चा है, OBC वाला कैंडिडेट, तो केवल 22.5 नंबर CBT 1 वाले पेपर में ला करके CBT 2 में वो आराम से पेपर देने के योग्य बन जाता है। ठीक वहीं SC, यानी अगर हम बात करें OBC और SC की, तो दोनों ही कैटेगरी के लिए सेम परसेंटेज और सेम मार्क्स की बात की गई है CBT 1 पेपर में। अर्थात दैट मीन्स ये है कि जो बच्चे बैकवर्ड कैटेगरी से हैं अर्थात OBC और SC से हैं, वो बच्चे केवल और केवल 75 मार्क्स में से केवल और केवल 30 आउट ऑफ 30%, समझ पा रहे हैं कितनी अच्छी बात है ये, केवल और केवल 30% नंबर ला करके आप सेकंड चरण के लिए आप तैयार हो जाते हैं एग्जाम के लिए। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 75 का अगर आप 30% सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आएगा ओनली 22.5 मार्क्स अर्थात 22.5 नंबर, 22.5 नंबर बनते हैं। तो क्या अगर हम अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, एक रणनीति के साथ, एक प्लान के साथ, तो क्या हम 75 में से, 75 में से क्या हम 30 नंबर, 22.5 नंबर नहीं ले आ सकते हैं? बहुत ईजिली, बहुत आसानी से हम लोग ला सकते हैं। केवल ज़रूरत होती है एक गाइडलाइन की, और वो मैं करूँगा आपके लिए, गाइड मैं करूँगा, रास्ता मैं दूंगा आपको, चलना आपको होगा। ठीक है, बहुत ईजी होता है CBT 1 में, तो सोच लीजिए कि बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम बात करें ST कैटेगरी के बच्चे का, कोई बच्चा अगर ST का है, ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उस बच्चे को तो और रिलैक्सेशन मिल गई। वो बच्चा 75 में से अगर 25% मार्क्स आउट ले आता है, अर्थात अगर मैं नंबर की बात करूं तो 18.75, 18.75 यानी मोटा मोटा मान चलिए 19 नंबर मान चलिए, 18.75 मार्क्स नंबर ले आता है, तो वो बच्चा CBT 1 को क्वालिफाई कर जाता है और CBT 2 के लिए तैयार हो जाता है। देख रहे हैं कितनी अच्छी बात है, कितने कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, CBT 2 के लिए आप एलिजिबल हो जा रहे हैं। 75 में से अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसको केवल और केवल 30 मार्क्स ले आने पड़ रहे हैं। OBC और SC के वाले बच्चों के लिए 22.5 नंबर ले आने पड़ रहे हैं, और ST के बच्चों के लिए केवल और केवल 18.75 मार्क्स। तो एक मोटा मोटा चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर जनरल वाले बच्चे के लिए हो गया, और 23 नंबर मान चलिए OBC और SC के बच्चे के। क्या हम और आप मिल करके, क्या हम 75 में से 22-23 नंबर नहीं ले आ सकते हैं? 23 नंबर नहीं ले आ सकते हैं? अगर 23 नंबर नहीं ले आ सकते हैं तो पढ़ाना भी तो बेकार है, तैयारी करना भी तो बेकार है। लेकिन नहीं, हम लोग लड़ेंगे एक प्लान के साथ, एक रणनीति के साथ, और अपने उद्देश्य को जरूर पाएंगे। ये संकल्प होगा हमारा। आइए, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज
कुल प्रश्नों की संख्या की बात करूं और सब्जेक्ट वाइज कुल प्रश्नों की संख्या और सब्जेक्ट की बात करूं तो हम देख लेते हैं विषयवार। सब्जेक्ट आपके 4 होंगे, मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा, रीजनिंग होगा, जी और करंट अफेयर्स होगा। अगर मैं मैथ की बात करूं, ये जो आपको CBT 1 का एग्ज़ाम होगा तो इसमें जो 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो उसमें से मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी गणित के मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन किसके होंगे? मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। देख रहे हैं इसका वेटेज देख रहे हैं रीजनिंग का, रीजनिंग यहाँ पे ज़्यादा दी जा रही है 25 क्वेश्चन। जीए अर्थात जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये दोनों चीज़ें मिला करके आपके 10 मार्क्स के बने हैं, 10 मार्क्स के 10 नंबर के। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो 20 20 40 40 20 65 65 10 75, टोटल हमारे कुल कितने क्वेश्चन बन गए? 75 क्वेश्चन। ठीक है, आइए CBT 2 में आ जाते हैं, देख लेते हैं। CBT 2 हमारे 2 पार्ट में टूट जाए। CBT 2 हमारा जो होगा, जब हम CBT 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके CBT 2 में आएंगे तो ये पेपर हमारे 2 भाग में होंगे, अर्थात इसके 2 पेपर होंगे। कौन कौन सा? पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट बी में क्या होगा, आइए इसको देख लेते हैं, एक एक चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, असली लड़ाई हमारी यहाँ होती है CBT 2 में। असली जंग, असली फाइट, असली लड़ाई हमारी CBT 2 में हो जाती है। यहाँ तो केवल आपको क्वालिफाई करके आप आ गए CBT 2 के लिए, लेकिन असली फाइट आपकी यहाँ पे होती है। अब आपको यहाँ पे अपनी सारी बहादुरी दिखा देनी है, सारी वीरता दिखा देनी है कि हम CBT 2 में कितना कर पाते। अगर आप यहाँ पे अपनी बहादुरी, अपनी वीरता, अपनी नॉलेज नहीं दिखा पाते हैं तो फिर आप वैसे भी छड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की मेरिट बनती है, यहाँ की मेरिट बनती है। अच्छा, CBT 2 में किस पार्ट की मेरिट बनती है? तो CBT 2 में पार्ट ए की ही मेरिट बनती है, पार्ट ए की मेरिट बनती है। जिस टाइप से हमने देखा CBT 1 केवल क्वालिफाइंग था, इसी प्रकार से CBT 2 को जो पार्ट बी वाला आपका पेपर होगा, ये भी केवल क्वालिफाइंग है। हमने कुछ नहीं, हाँ ये भी क्वालिफाइंग है, केवल और केवल ओनली क्वालिफाइंग पेपर है ये। अर्थात हमने देखा LP टेक्नीशियन के लिए CBT 1 और CBT 2 को जो पार्ट बी वाला पेपर होगा, ये दोनों हमारे क्या होंगे? केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्ट बी में CBT 2 के पार्ट बी वाले क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जो इसमें क्वालिफाइंग है, ये क्या है? ये केवल 35% के हैं। आइए इस पे बाद में चर्चा कर लेते हैं। पहले CBT 2 के पार्ट 1 पार्ट ए पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर ए CBT 2 के पार्ट ए में क्या क्या आने वाला है, तो इसमें अगर कुल प्रश्नों की बात करें तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। देख रहे हैं, अगर CBT 1 की बात करें तो हमारे यहाँ पे 75 क्वेश्चन थे, लेकिन CBT 2 के पार्ट ए वाले पेपर में जहाँ से हमारी मेरिट बननी, इसी पेपर से हमारी मेरिट बननी है, इसी पेपर से CBT 2 के पार्ट ए वाले पेपर से हमारी मेरिट बनेगी। तो CBT 2 के पार्ट ए में हमें कितने क्वेश्चन आएंगे? कुल प्रश्नों की संख्या होगी, टोटल क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे कुल हमें टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का, अर्थात 1.5 घंटे का, 90 मिनट का। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का समय होगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, इसमें भी ऋणात्मक अंकन होगा हमारा 1/3 का। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग हमारी हर जगह पे है, CBT 1 में भी, CBT 2 के पेपर ए पेपर बी दोनों पार्ट में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग हर जगह 1/3 की है। तो यहाँ भी 1/3 की, यहाँ भी 1/3 की, और वहाँ भी 1/3 की रहेगी। ठीक है, पार्ट ए में हम बात कर रहे थे, टोटल क्वेश्चन हमारे 100 हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम दिया जाएगा? 1.5 घंटे का। अच्छा, CBT 1 में कितने क्वेश्चन थे? 75 क्वेश्चन थे, समय कितना था? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। यहाँ पे कुल क्वेश्चन और प्रश्नों की संख्या हो गई 100, और समय बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटा। 1 घंटे से यहाँ बढ़ाकर आधा घंटा और 1.5 घंटा कर दिया गया, और क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 25 और बढ़ा दी गई, यानी 100 कर दिया गया, 75 से 100 कर दिया गया, 60 मिनट से 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे कर दिया गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हमारी वही चलेगी जो पहले वाली प्रोसेस में था CBT 1 में,
1/3 की। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे कुछ हमें चेंजिंग मिलती है CBT 1 के अपेक्षाकृत, इसके कंपेयर में हमें CBT 2 में CBT 2 के पार्ट 1 में कुछ चेंजिंग मिलती है। क्या मिलता है? अगर मैथ की बात करें तो मैथ हमारी यहाँ पे हो जाती है 25 क्वेश्चन की। अगर मैथ की बात करें तो मैथ हमारी 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हम देख रहे थे मैथ हमारी 20 मार्क्स की थी CBT 1 में, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन बढ़ गया था, 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए। बड़ी बात होती है कि यहाँ पे साइंस, यहाँ पे हम साइंस देख रहे थे, बेसिक साइंस वाली बात हो रही थी यहाँ पे ये था बेसिक साइंस। बेसिक साइंस हमारी यहाँ 20 क्वेश्चन की थी CBT 1 में, लेकिन CBT 2 के पार्ट 1 वाले पेपर में हमारी जो बेसिक साइंस होगी वो बेसिक साइंस नहीं होगी, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस होगी। बेसिक इंजीनियरिंग साइंस होगी एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। आप लोगों ने इस चीज़ को समझा? आप समझने की कोशिश करिए। जो आप लोगों ने ITI किया होगा, आपने जो टेक्निकल डिग्री की हुई, ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया होगा, ठीक है, उसमें आपने इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा। जो आपका ब्रांच रहा होगा, जो आपका ट्रेड रहा होगा, संबंधित ट्रेड, उसमें आपने ड्राइंग पढ़ा होगा। जिससे कोई बच्चा ITI का है या कोई बच्चा डिप्लोमा का है, ठीक है, तो उसने इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, किसी भी ब्रांच से, किसी भी ऐसे संबंधित ट्रेड से उसने किया है, तो उसको ड्राइंग बनानी आती होगी। आप लोगों ने ITI किया होगा तो वो आपको पता ही होगा, डिप्लोमा किया होगा तो आपको पता ही होगा कि हाँ ड्राइंग आती है, ठीक है। तो ड्राइंग से संबंधित इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपने ITI या डिप्लोमा में पढ़ रखा है पहले से, उस सब्जेक्ट से, यानी उसी सब्जेक्ट से संबंधित इंजीनियरिंग साइंस से संबंधित ड्राइंग पूछी जाएगी। ड्राइंग के क्वेश्चन 2, 4, 6 पूछे जा सकते हैं। बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस, ये बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के बाकी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी हमारी 25। अच्छा, 25 क्वेश्चन हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आपके बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के दे दे, 5 क्वेश्चन आपके ड्राइंग से पूछ ले। हो सकता है 22 क्वेश्चन आपके बेसिक इंजीनियरिंग साइंस से पूछ ले, 3 क्वेश्चन आपके ड्राइंग से पूछ ले। तो इस तरीके से रेशियो हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन टोटल क्वेश्चन होंगे साइंस के यहाँ पे हमारे 25। लेकिन ये हमारी बेसिक साइंस नहीं होगी, हमारी कौन सी साइंस होगी? तकनीकी स्तर की साइंस होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे समझिएगा, जो यहाँ पे साइंस हमारी थी बेसिक साइंस, तो यहाँ पे हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट पूछे जाएंगे। जो हमारा CBT 1 का एग्जाम पेपर, CBT 1 का पेपर था हमारा, यहाँ पे हमारे तीनों चीज़ें थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। CBT 1 के जो साइंस हमारी बेसिक साइंस थी, ये 10वीं स्तर की होगी, हाई स्कूल स्तर की होगी। जो CBT 1 का साइंस बेसिक साइंस हमारा, उसमें तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। फिजिक्स से भी आपको क्वेश्चन किया जाएगा, केमिस्ट्री से भी, और बायोलॉजी वाले पार्ट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन CBT 2 के जो साइंस होगी, CBT 2 के पार्ट A वाला जो आपकी साइंस होगी, इसमें बेसिक साइंस नहीं होगी, ये केवल आपकी इंजीनियरिंग स्तर की, तकनीकी स्तर की साइंस पूछी जाएगी और ड्राइंग पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, देखिए जो हमारा CBT 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। CBT 2 का जो हमारी साइंस होगी, इंजीनियरिंग साइंस होगी, इंजीनियरिंग साइंस, उसमें हमारा केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी और बायोलॉजी भी नहीं पूछी जाएगी, केवल और केवल यहाँ पे फिजिक्स पूछी जाने वाली है। वो भी फिजिक्स के कितने टॉपिक हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिजिक्स के केवल और केवल 10 चैप्टर हैं, केवल और केवल 10 चैप्टर हैं फिजिक्स के, ठीक है। तो CBT 2 की जो साइंस हमारी, वो CBT 2 का जो साइंस है हमारा बेसिक इंजीनियरिंग साइंस, इसमें 25 क्वेश्चन पूछेगा। 25 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? फिजिक्स के 10 चैप्टर्स, केवल 10 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर होंगे, क्या पढ़ना है, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा।
बाकी रीजनिंग यहाँ पे आप देख रहे थे, रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन थे, जबकि यहाँ पे रीजनिंग 30 हुई। यहाँ पे इसका वेटेज फिर से बढ़ गया। यहाँ पे आप देख रहे थे जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर्स, यानी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे 10 थे, तो यहाँ पे आपके टोटल हो गए 20। तो आपका ये वेटेज है CBT 2 का पेपर ए का। CBT 2 का पार्ट बी क्वेश्चन, पार्ट बी वाला पेपर क्या कह रहा है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या हमारी हो जाएगी 75। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ पे हो जाएगी 75 और यहाँ पे कुल समय दे दिया जाएगा, आपको दिया जाता है 60 मिनट का। ठीक है। CBT 2 का पार्ट बी वाला जो पेपर होगा हमारा, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 75, समय आपको दिया जाएगा 60 मिनट यानी 1 घंटे का। और ये पेपर कैसा होगा, केवल उत्तीर्णांक हो, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली क्वालिफाइंग। जिस प्रकार से हमारा CBT 1 था ठीक वैसे ही हमारा CBT 2 है। लेकिन अब आप कहोगे सर CBT 1 और CBT 2 का पार्ट बी वाला पेपर में फिर डिफरेंस क्या है? अगर दोनों सेम चीज़ें तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, समझिए। यहाँ पे जो CBT 1 था, CBT 1 में हमने देखा था हमारा मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग और GA और करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें पूछी जा रही थी। लेकिन जो CBT 2 का पार्ट बी वाला हमारा पेपर होगा, इसमें केवल और केवल आपका ट्रेड से पूछा जाएगा। आपका टेक्निकल, आपने जो डिप्लोमा या जो ITI कर रखी होगी, आपका जो ट्रेड रहा होगा, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन रहा हो, फिटर रहा हो, मैकेनिकल रहा हो, डिप्लोमा कुछ भी, अगर कोई अपना जो भी है, जो भी आपका ट्रेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है संबंधित ट्रेड, रिलेवेंट ट्रेड। CBT 2 का पार्ट बी वाला जो पेपर होगा आपके संबंधित ट्रेड से होगा, केवल और केवल संबंधित। इसमें ना तो मैथ पूछी जाएगी आपसे, ना साइंस पूछी जाएगी, ठीक है, ना रीजनिंग पूछी जाएगी, केवल और केवल आपका ट्रेड पूछा जाएगा। अब वो ट्रेड से कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे। इसीलिए यहाँ पर 75 में से आपको केवल और केवल 35% अंक प्राप्त करने हैं। अगर 35% अंक देखे जाए 75 में से 75 का यानी 75 का 35% निकाला जाए तो कितना आएगा? लगभग 26.5 अर्थात 26.5 नंबर, 26.5 मार्क्स बनना है। यानी यहाँ पर हमको 75 में से 26.5 नंबर ले आकर के साइको तक पहुँच जाना है LP वालों के लिए। और अगर टेक्नीशियन वाले हैं तो फिर वो अपना लास्ट स्टेज पे होंगे, उनको कुछ करना ही नहीं है। फिर आगे जो भी मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, अपना देखेंगे, उनको साइको नहीं देना है। लेकिन अगर LP वाले हैं तो CBT 1 केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग तो दोनों के लिए, चाहे वो LP वाला बच्चा हो चाहे साइको टेक्नीशियन के लिए हो, क्वालिफाइंग तो दोनों को करना है। अगर LP के लिए है तो वो इसको क्वालिफाई करके वो साइको में चला जाएगा LP के लिए, और टेक्नीशियन के लिए तो ये कि उसका लास्ट चरण है, पेपर पास करने के बाद आराम से वो अपना ज्वाइन करेगा, या जो भी और भी औपचारिकता होगी उसको पूरी करेगा वो, और आराम से वो अपने जॉब को लेगा, ज्वाइनिंग लेगा। ठीक है, उम्मीद है इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं एक शॉर्ट में फिर से 2 मिनट में समझा देता हूँ। LP और टेक्नीशियन के लिए, LP और टेक्नीशियन के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो उन्होंने ITI कर रखी होगी या डिप्लोमा कर रखा हुआ या BE या BTech कर रखा, वो बच्चे LP और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़, टेक्नीशियन वाले बच्चे कौन हो सकते हैं? जो बच्चे 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट कर रखे हैं, वो भी साइंस बैकग्राउंड से, साइंस साइड से, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। ठीक है, परीक्षा 3 चरणों में होगी LP के लिए। LP टेक्नीशियन की परीक्षाएं 3 चरणों में होगी, टेक्नीशियन के लिए 2 चरणों में, केवल CBT 1 CBT 2, जबकि LP वाले बच्चे CBT 1 CBT 2 और साइको से होकर गुजरेंगे। CBT 1 में हमारे कुल 75 क्वेश्चन होंगे, समय होगा 1 घंटे का। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल पास कर लेना है। 75 में से जनरल वाले बच्चे के लिए 30 नंबर, OBC SC वाले बच्चे के लिए, OBC और SC वाले बच्चे के लिए केवल 22.5 नंबर, और ST वाले बच्चे के लिए केवल और केवल 19 नंबर ला करके वो आराम से CBT 2 में बैठ सकता है। CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 पेपर बनेंगे, पेपर A और पेपर B। पेपर A से ही मेरिट हमारी बनेगी। अच्छा, यहाँ से मेरिट नहीं बननी, बता चुका हूँ कि मेरिट यहाँ से नहीं बनी, केवल क्वालिफाई करके आप पेपर CBT 2 में चले, यहाँ की मेरिट नहीं जुड़ने वाली। अगर आप 75 में से कोई बच्चा अगर 60 नंबर ले आता है, कोई 70 नंबर ले आता है, और कोई बच्चा 35 नंबर ले आता है अपनी कैटेगरी में, कोई बच्चा SC या OBC का है,
अगर वो बच्चा केवल 25 नंबर लाता है, 23 नंबर ले आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला बच्चा जनरल का बच्चा कोई 60 नंबर ले आया तो ये 35 ले आया, 23-25 ले आया तो इसका नुकसान होगा, उसका ज़्यादा फायदा हो जाएगा अधिक मार्क्स वाले का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफाई वो भी क्वालिफाई हो, उसका कोई बेनिफिट अधिक वाले को मिलेगा नहीं। ठीक है, CBT 2 में आप आए तो इसकी मेरिट नहीं बननी। CBT 2 में आए, आप देख रहे हैं CBT 2 में कुल टोटल क्वेश्चंस की संख्या आपकी 100 और कुल आपकी इसमें टाइमिंग दी जाएगी 1.5 घंटे की 90 मिनट्स की। यह इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा आपकी 1/3 की होगी। ठीक है, अगर इसमें सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन हो गए हैं, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 25 क्वेश्चन हो गए हैं। इतना यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो CBT 1 में हमारी जो साइंस पूछी जाएगी बेसिक साइंस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ें सम्मिलित थी। जबकि हमारे CBT 2 के जो पार्ट ए वाला क्वेश्चन है जहाँ से हमारी मेरिट बनती है, मेरिट आपकी मेन पेपर यही है आपका CBT 2 का पार्ट ए। क्लियर? तो CBT 2 का जो पार्ट ए का हमारा जो साइंस है वो हमारी 10वीं स्तर की नहीं है, वो हमारे तकनीक कोर्स के स्तर की है। जो आपने डिप्लोमा किया, ITI किया हो, उसके स्तर की होगी। इंजीनियरिंग साइंस लिखा, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है, तो उस स्तर की पूछी जाएगी। और यहाँ से ड्राइंग से भी क्वेश्चन पूछे, तो इंजीनियरिंग साइंस और ड्राइंग से कुल 25 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और उसमें भी साइंस, यहाँ पे कैसी साइंस पूछी जाएगी, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी आपसे, बायोलॉजी नहीं पूछी, केवल और केवल फिजिक्स पूछी जाएगी। फिजिक्स के भी ओनली 10 चैप्टर्स, केवल और केवल 10 अध्याय, 10 चैप्टर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और GA और CA के करंट अफेयर और जनरल अवेयरेंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी पार्ट बी है, पार्ट बी में आपके वही है, आपका जो संबंधित ट्रेड है ITI में या डिप्लोमा में, उस केवल ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस 75 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल क्वालिफाई करके अगले चरण तक पहुंच जाना है, अगले स्टेज में पहुंच जाना है, जो भी आपका हो। ठीक है, और केवल 75 में से आपको कितने नंबर ले आने हैं, केवल और केवल 26.5 नंबर। वो चाहे LP का बच्चा हो, चाहे टेक्नीशियन का बच्चा हो, केवल अपने संबंधित ट्रेड से, जो आपका ट्रेड है, किसी का इलेक्ट्रीशियन होगा, किसी का फिटर होगा, किसी का मैकेनिक्स होगा, किसी का डीजल मैकेनिक होगा, जो बच्चा जिस भी ट्रेड से संबंधित है वो अपने ट्रेड को मजबूत करे। ठीक है, कराएंगे। और वहाँ से केवल अपने संबंधित ट्रेड से केवल 75 में से आउट ऑफ 26 मार्क्स 26.5 यानी 26 हाफ मार्क्स लिया करके अगले चरण तक वो जा सकता है। ये हमारा था परीक्षा का पैटर्न। ठीक है, अच्छा, एक अहम बात और बता देते हैं। जो बच्चे अगर LP के लिए लगना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि बहुत तैयारी करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद, सब कुछ लॉस करने के बाद हमारा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन लास्ट में हम किसी चीज़ में छड़ जाए तो बहुत दुख और बहुत तकलीफ होती है, बहुत सैड होता है आदमी। ठीक है, वो चीज़ें हैं LP के लिए, स्पेशली मैं LP के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। LP वाले बच्चे, अगर जो LP जिनका सपना है, वो तैयारी करने से पहले, अपनी प्रिपरेशन को एक रफ्तार देने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, हो सके तो अपना मेडिकल चेकअप करवा लें। मेडिकल चेकअप में मैं ये कहना चाहूँगा, जो बच्चा अगर चश्मा लगाता है, चश्मे वाला बच्चा, कोई भी व्यक्ति LP नहीं बन सकता है। वो चाहे CBT 1 CBT 2 के दोनों पार्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, सब कुछ उसका बहुत अच्छा गया हो, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम उसने निकाला हो, लेकिन लास्ट में मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका रूल्स है। कोई भी बच्चा LP वही बनेगा जो बिना चश्मे का होगा, यानी उसको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपना आई टेस्ट करवा लेगा, आँख की जांच करवा लेगा। आँख की जांच 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी LP के लिए 6/6 होनी ही चाहिए। टेक्नीशियन के लिए 6/9 और 6/12 भी चलेगी, लेकिन LP के लिए 6/6 आपकी कंपलसरी होनी ही चाहिए। आई टेस्ट, आँख, इतना टेस्ट करा। अगर आप इतने में आप फिट आते हैं, आँख टेस्ट में फिट, पहली चीज़ आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, चश्मा रहित विद्यार्थी हो आप। दूसरी चीज़ कि आपकी आँख की साइज 6/6 होनी चाहिए, LP वाले 6/6 होनी चाहिए। अच्छा, टेक्नीशियन वाले बच्चे 6/9 और 6/12 भी चलेगा, जिनकी आँख 6/9 और 6/12 की है वो टेक्नीशियन के लिए कर सकते हैं। अच्छा, टेक्नीशियन वाले बच्चे चश्मा भी लगा सकते हैं,
यानी चश्मा लगा हुआ बच्चा टेक्नीशियन बन सकता है जिसकी आंख 6/9 और 6/12 होगी, लेकिन चश्मा लगा बच्चा वो एलपी नहीं बन सकता। उसकी आंख चाहे 6/6 हो, कुछ भी हो, वो अगर चश्मा लगाता है उसको समस्या है आँख की। अगर पहले दूसरी चीज़, कलर विजन भी नहीं होना चाहिए, उस बच्चे को कलर विजन भी नहीं होना चाहिए, एलपी वाले बच्चे को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपना थोड़ा चेक करवा लीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ों में आप फिट बैठते हैं तो आप एलपी आपके लिए स्वागत है, और बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप तो मैं तैयार करवाऊँगा आपको सारी चीज़ें। ठीक है, आज तक के लिए यही, धन्यवाद, गुड नाइट।